नमस्कार। मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य की टीसीटेट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक पंक्ति है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में पछतावा करने से क्या फ़ायदा है। तुम्हें इतना मजबूत अंदर से बनना होगा, इतना मजबूत तुमको अंदर से बनना होगा कि जो कल तुम्हें ताना मार रहे थे उसके मुंह पर आज तुम तमाशा मारोगे, वो भी तुम अपना रिजल्ट देकर। इसी के साथ आपके पास जितनी भी पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। ए बिंदु कहता है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना। बी बिंदु कहता है छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना। सी बिंदु कहता है छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। कूट कहता है केवल ए, केवल बी, केवल सी। चौथा बिंदु कहता है ए, बी और सी। आइए हम लोग इसका उत्तर, सही उत्तर को देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों के रिकॉर्ड करने अर्थात बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां कमज़ोर होने के कारण ऐसा कार्य करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा का खपत कम होती है। लड़कियों को बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। आइए तीसरा बिंदु कहता है पुरुषों और स्त्रियों, यहाँ पर और होगा, पुरुषों और स्त्रियों की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। चौथा बिंदु कहता है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। पुरुष और स्त्रियों की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, पढ़ाई उन्हें विकृत होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक होना चाहिए था, सामाजिक, एक मिनट यहाँ होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, सामाजिक उत्तरदायित्व। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती है।
आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्ष के लिए सही है। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों और हस्तलेखन पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्यता होते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है। बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है, रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को। तीसरा बिंदु कहता है मनोवैज्ञानिक चिंतन। चौथा कहता है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। इसका सही हो जाएगा रूढ़िवाद। पहला इसका हो जाएगा रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आइए अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनकी शैक्षिक विकास पर। कूट केवल ए, केवल बी, केवल सी। चौथा बिंदु कहता है ए, बी और सी दोनों। इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ए, बी, सी 3 हो जाएगा। ठीक है। आइए हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शैक्षणिक कैसे करेंगे? पहला बिंदु कहता है कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना। छात्राओं को सिलाई बुनाई के कार्य की अधिक रुचि लेने की सलाह देना। सभी छात्रों और छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था कराना। चौथा बिंदु कहता है छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि ये स्वयं को विशिष्ट ना समझें। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, सभी छात्र छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था कराना। आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। दूसरा बिंदु कहता है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तीसरा बिंदु कहता है छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। आइए हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? पहला ए बिंदु कहता है लैंगिक भेदभाव का। बी बिंदु कहता है सामाजिक मान्यताओं का। सी बिंदु कहता है परिवार में उनके स्थान का। कूट केवल ए, केवल बी और केवल सी। चौथा बिंदु कहता है ए, बी, सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी हो जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी। चौथा बिंदु कहता है स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। इसका हो जाएगा पहला बिंदु लैंगिक भेदभाव। आइए हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव के उत्पन्न करता है? ए बिंदु कहता है सामाजिक कारक, बी कहता है सांस्कृतिक कारक, सी कहता है आर्थिक कारक, डी कहता है मनोवैज्ञानिक कारक। कूट ए और बी
बी और डी, सी और ए बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ए बी सी डी। आइए हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। पहला बिंदु कहता है लैंगिक मुद्दे से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें। द्वितीय बिंदु कहता है लड़कों को कठिन कार्य एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाएं। तृतीय बिंदु कहता है वह लड़के को समझाएं कि घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। चौथा बिंदु कहता है लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। क्या है? वह लैंगिक मुद्दों को संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाले अन्य लड़के विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाना एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन है। पहला बिंदु कहता है सही है, क्योंकि समानता विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों का चयन का प्रचलन है। द्वितीय बिंदु कहता है सही है, क्योंकि क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लाया जाता। सही नहीं है, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चौथा है सही नहीं है, क्योंकि इससे लड़के एवं लड़कियों दोनों नाराज होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। सही नहीं है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आइए हम लोग 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन सा है? स्त्रियों में निम्न स्तर, मनोवैज्ञानिक कारक, लड़कियों का कम आयु में विवाह, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए हम लोग 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को, वैश्विक प्रवृत्तियों को, परियोजनात्मक उपागम को, प्रगतिशील चिंतन को। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह को कहते हैं। आइए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिलाओं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना। द्वितीय बिंदु कहता है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई के साथ उनका पालन करवाना। तृतीय बिंदु कहता है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। चौथा बिंदु कहता है शिक्षकों द्वारा उसके लिंग प्रस्तावपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिक संज्ञान। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न
पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, पहला बिंदु कहता है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबराई गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग की भूमिका रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तृतीय बिंदु कहता है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। चौथा बिंदु कहता है, इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। 2 बिंदु क्या कहता है, एक बार मैं देख लूँ। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। आइए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न कहता है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग भेद। पहला बिंदु कहता है, शिक्षार्थियों को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। द्वितीय बिंदु कहता है, शिक्षार्थियों को हरासोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तृतीय बिंदु कहता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा, महिलाओं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुषों शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 2। शिक्षार्थियों को हरासोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। आइए अब हम लोग 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जाति भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िवाद धारणा को प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव विज्ञान महत्ता को उजागर करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िवादिता धारण प्रकट करती है। आइए हम लोग 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संरचना। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, एक सामाजिक संरचना है। आइए अब हम लोग 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिलौना पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को। आइए अब हम लोग 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुपात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। चौथा बिंदु कहता है जेंडर पृथक बैठक की व्यवस्था करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। आइए हम लोग 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो।
लड़के लड़के रोते नहीं हैं, पिता यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवाद को चुनौती देता है। इसका तृतीय हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आइए 87वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य का दर्शाता है जेंडर सातत्यता, स्थिरता, जेंडर समानता, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। आइए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर समानता का, जेंडर समता का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर पक्षपात का। सही उत्तर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 29वें प्रश्न की ओर। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया पहनाकर गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह पंक्ति जो है यह किस चीज़ को दर्शाता है? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर समता। सही उत्तर हो जाएगा जेंडर प्रासंगिकता। आइए हम लोग 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बयान लिंग के बारे में सही नहीं है? लिंग सामाजिक रूप से निर्माण किया गया है। बी, लिंग जैविक है। तृतीय बिंदु कहता है, सी बिंदु कहता है लिंग समाज में एक आदमी और महिलाओं की भूमिका है। डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लिंग जैविक है। लिंग क्या है? कौन सा बयान लिंग के बारे में सही नहीं है? लिंग जैविक नहीं है। आइए स्टीरियोटाइपिंग क्या है? किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में एक निश्चित विचार जो अवसर वास्तविकता में सच नहीं होते हैं। बी बिंदु कहता है पिता से बेटी में संपत्ति का हस्तांतरण। सी बिंदु कहता है माँ से बेटी को संपत्ति का हस्तांतरण। डी बिंदु सी तक ही है, ये हो जाएगा ए। कहता है स्टीरियोटाइपिंग किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में एक निश्चित विचार जो अवसर वास्तविकता में सच नहीं होता है। आइए अब हम लोग 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सा समस्या का समाधान नहीं करना पड़ रहा है? लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, पासपोर्ट जारी। डी हो जाएगा पासपोर्ट जारी। आइए 34वां प्रश्न करता है संस्कृति प्राप्त करने की सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। समाजीकरण, आत्मसम्मान, पितृसात, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजीकरण हो जाएगा। आइए हम लोग 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें से नहीं है? लैंगिक समानता मानदंडों पर आधारित है। बी बिंदु कहता है लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। सी बिंदु कहता है जैविक नहीं है। डी बिंदु कहता है लिंग भूमिकाएं अधिग्रहण की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है। आइए समाजीकरण के दौरान सामान्य रूप से निम्न
समाजीकरण के दौरान सामान्य रूप से निम्न चीज में से कौन सा सीखा जाता है। पहला बिंदु कहता है जीव में हमें जो भूमिकाएं निभानी है। बी बिंदु कहता है संस्कृत के मानदंड। सी बिंदु कहता है हमारे आसपास के लोगों की भाषा। डी बिंदु कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब हम लोग 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है। पहला बिंदु कहता है समाजीकरण सिद्धांत। बी बिंदु कहता है समान सिद्धांत। सी बिंदु कहता है संरचना सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा समान सिद्धांत। आइए अब हम लोग 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इक्विटी क्या है। इक्विटी क्या है। एक ए बिंदु कहता है निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की गुणवत्ता। बी बिंदु कहता है जिस स्थिति में हर किसी के पास समान अधिकार और फायदे हो। सी बिंदु कहता है निष्पक्षता या न्याय की कमी। डी कहता है संबंधित चीजों के बीच अनुपात या संबंध की कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की गुणवत्ता। आइए अब हम लोग 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेक्स की समाजशास्त्रीय परिभाषा क्या है। कोई व्यक्ति ए बिंदु कहता है कोई व्यक्ति खुद को पुरुष या महिला मानता हो। बी बिंदु कहता है एक व्यक्ति की जैविक तथा शारीरिक विशेषताएं। दो मुख्य श्रेणियां ट्रांसजेंडर और महिला। सी बिंदु कहता है निम्न संबंधों के किसी भी संयोजक के बीच जन नाग संभोग। डी बिंदु कहता है ठेठ व्यवहार मानदंडों और विशेषताओं हैं कि एक लिंग या दूसरे के लिए गुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी एक व्यक्ति के जैविक तथा शारीरिक विशेषताएं। दो मुख्य श्रेणी ट्रांसजेंडर और महिलाएं। आइए हम लोग 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मक का पिता कौन है। फॉरवेल, ब्रूनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक का पिता कौन है। रचनात्मकता का पिता कौन है। जीन पियाजे है। आइए हम लोग 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचा जा सकता है लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक जिम्मेदारी, लिंग पूर्वाग्रह। सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से। आइए अब हम लोग 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैसे शिक्षकों और छात्रों को कक्षा में लिंग यह सीखने का माहौल डैश है। ए बिंदु कहता है प्रभावित नहीं करता है। बी बिंदु कहता है निर्माण प्रभावी। सी बिंदु कहता है अनुकूलन करें छेड़। डी बिंदु कहता है परिभाषित करें विटिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निर्माण और प्रभावी। आइए हम लोग 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारित यह बयान मुखर। ए बिंदु कहता है एक वंशानुक्रम बंदोबस्ती के रूप में। बी बिंदु कहता है एक सहज निर्माण के रूप में लिंग। सी बिंदु कहता है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। डी बिंदु कहता है एक अंतर्निहित निर्माण के रूप में लिंग। सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। आइए 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी या औरत जो महिलाओं के लिए सामान्य अधिकार व अवसर में
विश्वास करता है। एक डैश है नारीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्टवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? नारीवादी हो जाएगा। आइए हम लोग 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विविधता में क्या शामिल है? दौर, लिंग। सी बिंदु कहता है सभी दौड़ और लिंग के बारे में। डी बिंदु कहता है जाति लिंग तक ही सीमित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जाति और लिंग तक ही सीमित नहीं है। ठीक है। आइए 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न करता है 46वां प्रश्न करता है एक आदमी या औरत जो महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों में विश्वास रखता है, एक है नारीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा नारीवादी। आइए हम लोग 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न कहता है कौन से कदम पूर्वाग्रह और लकीर से फकीर को दूर करने में मदद करता है? अपने पहला बिंदु ए बिंदु कहता है अपने सहयोग की पूर्वाग्रह और मान्यताओं के बारे में जागरूक बने। बी बिंदु कहता है अपने सामाजिक और नक्सली पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक बने। सी बिंदु कहता है अपने आप से पूछताछ करें। डी बिंदु कहता है उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका उत्तर उपयुक्त में से सभी। आइए हम लोग 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विविधता में क्या शामिल है? दौर, लिंग। सभी दौर और लिंग के बारे में। आइए जाति और लिंग तक ही सीमित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति और लिंग तक ही सीमित नहीं है, नहीं। आइए 49वें प्रश्न करता है लैंगिक समानता का समर्थन करता है। गरीबी उन्मूलन, सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा, परिवार की आय में वृद्धि, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पद्मा अनुक्रमिक प्रणाली जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है। ए बिंदु कहता है एटल मॉडल। बी बिंदु कहता है श्रम और लिंग विभाजन। सी बिंदु कहता है पितृसत्ता। डी बिंदु कहता है बहुलवादी मॉडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पितृसत्ता। आइए हम लोग 91वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न परिप्रेक्ष्य लैंगिक समानता के विश्लेषण में घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को जोड़ती है। सामाजिक नारीवाद, डेमोक्रेटिक नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, लिबरल नारीवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी नारीवाद। आइए हम लोग 92वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समानता की प्रामाणिक सिद्धांत में कहा गया है। ए बिंदु कहता है लिंग को समान परिस्थितियों में समान या इसी तरह माना जाना चाहिए। बी बिंदु कहता है सभी लिंगों को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। सी बिंदु कहता है सभी लिंगों को कभी भी समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। डी बिंदु कहता है सभी लिंगों को किसी भी परिस्थिति में समान रूप से नहीं माना जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिंदु कहा क्या है सभी लिंगों को समान परिस्थितियों में समान या इसी तरह माना जाना चाहिए। आइए हम लोग 53वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न कहता है आपके कार्य और व्यवहारों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को अधिभावी करने के लिए क्या
संदर्भित करता है सार्वभौमिक सत्य, बी कहता है मान्यताएं, सी कहता है मान, डी कहता है उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर हो जाएगा मान हो जाएगा। आइए हम लोग 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग की अवधारणा जो पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में परिभाषित मतभेद को संदर्भित करती है। लैंगिक सामाजिकरण, लिंग भेद, लिंग ध्रुवीकरण, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंग भेद। आइए हम लोग 55वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संरचनात्मक सिद्धांत के संरचनात्मक दृष्टिकोण है आम सहमति सिद्धांत, बी संघर्ष सिद्धांत, सी सामाजिकता सिद्धांत, डी केवल ए और बी। सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा आम सहमति सिद्धांत और बी हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत, है ना। आइए अब हम लोग 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करना। बी कहता है दूसरा बिंदु कहता है लड़कियों को सह शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना। तृतीय बिंदु कहता है लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करना। डी बिंदु का 4 बिंदु कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करना। आइए यह कथन का प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सीटेट में कथन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग विशेषकर इस कथन पर ध्यान दीजिएगा। अभिकथन ए राधा के पिता उसे शहर से बाहर जाने के लिए पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि वह सोचती हैं कि लड़कियां केवल खाना पकाने के लिए है। कारण लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर कारण समाज समानता को बढ़ावा देते हैं। आइए अब हम लोग उत्तर के बारे में हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। ए कहता है एक बिंदु में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। द्वितीय बिंदु कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तृतीय बिंदु कहता है ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है। चौथा बिंदु कहता है ए और आर दोनों असत्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए 58वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे लोग जो नवजात बच्ची के जन्म बहुत खुश नहीं हैं वे डैश लैंगिक विभेद करते हैं। समानता की वास्तविक छवि है, कोई असमानता नहीं दर्शाते हैं, रूढ़िवाद नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक भेद करते हैं। आइए 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िवादी सोच को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला कहता है लड़कियों और लड़कों से बेहतर होती है। द्वितीय बिंदु कहता है मुश्किल काम सिर्फ लड़कों के लिए होता है। तृतीय बिंदु कहता है खाना सिर्फ लड़कियां ही बना सकती हैं। चौथा बिंदु कहता है लड़कियां और दोनों मोटरसाइकिल चला सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आइए हम लोग 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कैरोलिन हलवर्सन, सिगमंड फ्राइडे, सेंड्रा बेमो। सही उत्तर हो जाएगा
सिगमंड फ्रॉइड। निम्नलिखित में से प्रश्न क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, आइए 61वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक संख्यानात्मक संप्रत्यय है। द्वितीय बिंदु कहता है यह जैविक रूप से निर्धारित है। तृतीय बिंदु कहता है यह व्यक्ति के लिंग के समान है। चौथा बिंदु कहता है यह एक सामाजिक संरचना है। सही उत्तर हो जाएगा यह एक सामाजिक संरचना है। आइए हम लोग 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता डैश के विपरीत है। लैंगिक विश्लेषण। द्वितीय में लैंगिक अंधता, लैंगिक असमानता। चौथा बिंदु कहता है लैंगिक समानता है। 4। आइए हम लोग अब 63वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला बिंदु कहता है लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। एकदम सही बात है। लड़कियों को शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। गलत बात हो गया। उसके बाद लड़कियों और विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करना चाहिए। चौथा बिंदु कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा पहला हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों को दोनों को समान अवसर प्रदान करने देना चाहिए। आइए 64वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग, एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को डैश कहा जाता है। लैंगिक भूमिका, लैंगिक जागरूकता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक समानता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लैंगिक पूर्वाग्रह। आइए 65वां प्रश्न करता है पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को कहते हैं डैश कहते हैं। लैंगिक निष्पक्षता, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक जागरूकता, लैंगिक समानता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंगिक निष्पक्षता। ठीक है, आइए यहाँ 67वां आना चाहिए। अच्छा 66वां प्रश्न। कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए लड़के लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रहने की कोशिश करें। द्वितीय बिंदु कहता है अच्छे लड़की या अच्छे लड़का कहकर छात्र छात्राओं अच्छे काम के लिए सराहना करें। लड़कियों को कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए हतोत्साहित करना। चौथा बिंदु कहता है लड़के को जोखिम लेने और साहसी होने के लिए प्रोत्साहित करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लड़कों को और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। आइए 67वां प्रश्न करता है लिंग विविधता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं को समान अनुपात। रोजगार में लगे पुरुष और महिलाओं का समान अनुपात। तृतीय बिंदु कहता है जनसंख्या का साम्य अनुपात। चौथा बिंदु कहता है शिक्षित महिलाओं और पुरुषों का साम्य अनुपात। इसका उत्तर पहला हो जाएगा पुरुष और महिलाओं का साम्य अनुपात। आइए 68वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से एक लिंग के बारे में सच है। यह एक जैविक रूप से निर्धारित है। द्वितीय बिंदु कहता है यह एक संख्यानात्मक अवधारणा है। तृतीय बिंदु कहता है यह व्यक्ति के लिंग के समान है। चौथा बिंदु कहता है यह एक सामाजिक निर्माण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक सामाजिक निर्माण है। आइए 59वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वें प्रश्न की ओर। बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए?
पहला बिंदु अन्य लिंग के बच्चों के समान संयुक्त प्रयास। द्वितीय बिंदु कहता है बिना रूढ़िवाद गतिविधि में लगे वयस्कों के लिए अनावरण। तृतीय बिंदु लड़कियों कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे सामान्य कथन बोलना। चौथा बिंदु कहता है विभिन्न लिंग के जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक धारणा के बारे में आलोचनात्मक चर्चा। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बिंदु हो जाएगा। लड़कियां कला में अच्छी होती हैं, लड़के गणित के उत्कृष्ट होते हैं, जैसे कि सामान्य कथन बोलना। आइए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव के स्रोत या रूप निम्नलिखित हैं। पहला पोषण, स्वास्थ्य और आराम। द्वितीय बिंदु कहता है शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या और शिक्षक। तृतीय बिंदु कहता है परिवार और माता। आइए पहला कहता है पहला बिंदु का 1 और 2 दोनों सही हैं। द्वितीय बिंदु कहता है 1 और 3 दोनों सही हैं। तृतीय बिंदु कहता है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। चौथा बिंदु कहता है 2 और 3 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 सही हैं। आइए इसका अर्थ हुआ सभी सही है ना, सभी सही हैं। आइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पुरुष और महिलाओं का जन्म का एक अनुपात 1 नहीं है। पुरुष और शिशु की संख्या हमेशा थोड़ी अधिक होती है। तृतीय बिंदु कहता है प्रजाति महिला शिशु में 105 पुरुष शिशु हैं, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन क्या कहा सत्य के बारे में? पुरुष और महिला के जन्म का 1 अनुपात 1 नहीं है। आइए हम लोग अब 72वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद लैंगिक भूमिका पहली बार 1955 में डैश द्वारा गढ़ा गया था। ज्यूथक बटलर, जॉन मनी। तृतीय बिंदु कहता है शार अहमद, नैन्सी फ्रेजर। सही उत्तर हो जाएगा 2, जॉन मनी। पद लैंगिक भूमिका का पहली बार 1955 में जॉन मनी के द्वारा गढ़ा गया था। आइए 73वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुष के साथ प्राथमिक शक्ति होती है और विभिन्न सामाजिक भूमिका में प्रबल रहता है। पहला बिंदु कहता है मातृसत्तात्मक। दूसरे बिंदु कहता है प्रतिसत्तात्मक। तृतीय बिंदु कहता है मातृवंशीय। चौथा बिंदु कहता है बहुसत्तात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पितृसत्तात्मक। ठीक है। आइए 74वां बिंदु कहता है, 74वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसमें सत्य के बारे में पूछा गया है। लैंगिक क्षमता में मापने योग्य है। द्वितीय बिंदु कहता है लैंगिक समानता लैंगिक क्षमता के बारे में मापने जाने के अधिक सरल है। लैंगिक क्षमता एक वृद्धि संकल्पना है जिनमें लैंगिक समानता भी शामिल है। चौथा बिंदु कहता है लैंगिक समानता का अर्थ केवल शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के या लड़कियां की संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, लैंगिक क्षमता मापने योग्य है ना। आइए 75 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक भूमिका का संकल्पना की पुस्तक के विकसित हुई है साइमन बैरन। द्वितीय ईवो सैपाइरो। तृतीय बिंदु कैरोलिन मोसर। चौथा बिंदु का सांद्रा लिप्जम बेम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय, कैरोलिन मोशर। आइए संकल्पना किसका है? कैरोलिन मोसर का है।
76वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अन्य बातों के अलावा गतिविधियों और रुचियों के माध्यम से किसी विशेष लिंग की पहचान करना डैश कहलाता है। लैंगिक सक्रियता, लैंगिक विविधता, लैंगिक अभिन्यास, लैंगिक विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक अभिन्यास हो जाएगा। आइए 77वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली महिला के रूप में, जबकि डॉक्टर पायलट के रूप में पुरुष हैं। पुरुष इस प्रकार के चित्र को बढ़ावा देने का संभावना रखता है लैंगिक शक्तिकरण, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भूमिका निर्वहन, लैंगिक स्थिरता। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता, है ना। आइए 78वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाती है? प्रजनन, सामुदायिक प्रबंधन, कार्यबल की देखभाल की रख रखाव। 74वां प्रश्न कहते हैं सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। आइए 69वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अभिकथन सशक्तिकरण अथवा प्राय लक्षित परीक्षण और कार्यकुशलता के माध्यम से महिलाओं और कर्तृत्व में वृद्धि और उनके जीवन को नियंत्रण करने पर केंद्रित है? पहला बिंदु कहता है विकास के दृष्टिकोण में महिलाएं, द्वितीय बिंदु कहता है विकास के दृष्टिकोण में लिंग, तृतीय बिंदु कहता है उत्तर संरचनावाद, चौथा बिंदु कहता है मानवाधिकार आधिकारिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास के दृष्टिकोण में महिलाएं। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रह गया एक बात और, आप लोग का सीटेट का फॉर्म जल्द ही आ गया है, 31 तारीख से आप लोग को पढ़ाने वाला है। और यहाँ जितनी भी प्रश्न मैंने लेके आया आज मैं